खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत चीन विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। उन्होंने लद्दाख में चीन की सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत को लेकर कुछ सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भारत और चीन की सरकारों के बयानों को ट्वीट कर शेयर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। उन्होंने पूछा कि सीमा पर विवाद को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया है। गलवान घाटी में चीन ने अपनी सेना 2 किलोमीटर पीछे बुला ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर 2 घंटे चर्चा हुई और इस बातचीत के कुछ ही घंटे बाद चीन ने सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया। दोनों देश के बीच शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं रोकने के साथ ही काम किया जाएगा। एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री आगे भी बातचीत जारी रखेंगे ताकि दोनों देशों के बीच समझौते के मुताबिक सीमा पर शांति रहे। कश्मीर के पुलवामा जिले के गोसू इलाके में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर 2 से 3 आतंकियों के सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए ने देश में कथित आतंकवादी गतिविधियों के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में एनआईए ने कहा कि देवेंद्र सिंह दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अफसरों के साथ संपर्क में थे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सीमा सड़क संगठन से लेह के पास 3 पुलों का निर्माण किया। ये पुल सामरिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके लिए सेना के टैंक चीन से विवाद के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आसानी से पहुंच सकेंगे। बीआरओ भारत सरकार की वो एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार किया है। NH1 पर बनाए गए 3 पुलों को सिर्फ 3 महीने में ही तैयार किया गया। भारतीय सेना और सिविलियंस को अब आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल आज कर्नाटक के बेलागावी से किया गया, जिसमें 200 स्वास्थ्य वेंटिलेटर की टीम पर पहली बार इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मिलकर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। आईसीएमआर की निगरानी में होने वाले इस डॉक्टर ट्रायल में स्टाफ शामिल होगा। ये उन 12 हॉस्पिटल में शुमार है जिससे सरकार ने वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के चुना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट को मिली राहत। यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक फाइनल ईयर के एग्जाम किसी हाल में रद्द नहीं किए जाएंगे। हालांकि अब इसके आयोजन का वक्त बदल दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है जो कि 3 अगस्त को चलेगी। इसके लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सुरक्षा एजेंसी और सरकार के बीच लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके लग चुके हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम सतर्क हो गया है। साउथ दिल्ली की ऐसी 103 इमारतों की पहचान की गई जिन्हें भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा। एक दिन में देश में कोरोना के 22,252 नए मामले सामने आए। 467 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के अभी 2,59,557 एक्टिव केस हैं और कुल 20,160 लोगों को संक्रमण की मौत हो गई है। आपको बता दें कोरोना के चलते 11 मार्च को पहली मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 1,369 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक 72,088 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 25,620 एक्टिव मरीज हैं।
कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के एनकाउंटर मामले में एसटीएफ का बड़ा खुलासा। दबिश की सूचना दहशतगर्द विकास दुबे को दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच में पता चला है कि दारोगा के शर्मा और सिपाही राजीव चौधरी उस दिन विकास दुबे से बातचीत हुई थी। इस सूचना के बाद विकास ने राजीव से कहा, आज पुलिस से निपट लेंगे। एसएसपी दिनेश कुमार शर्मा ने चौबेपुर एसओ विनय तिवारी और दारोगा कुंवर पाल को भी निलंबित कर दिया है। विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की 100 टीमें विकास दुबे की तलाश में है। सीएम योगी ने कानपुर मामले में पुलिस अधिकारियों को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गैंगस्टर की गिरफ्तारी न होने से नाराज हुई सीएम योगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ से अधिकारियों को भेजकर भगौड़े विकास दुबे को पकड़ा जाए, लेकिन विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिरोजाबाद के टूंडला टोल प्लाजा पर कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के वांटेड वाले पोस्टर लगाए गए। पुलिस के जरिए लगाए गए इन पोस्टर्स में गैंगस्टर की जानकारी देने वाले 2.5 लाख रुपए देने की बात लिखी है। पोस्टर में वांटेड विकास दुबे पर कानपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें कि कानपुर के थाना चौबेपुर में विकास दुबे ने पुलिस पर गोलियों से हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बाद अब मुख्तार अंसारी का भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मऊ पुलिस ने सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के शूटर ब्रजेश सोनकर की अवैध तरीके से कमाई की गई 60 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का शूटर ब्रजेश सिंह इस वक्त जेल में है। ब्रजेश सोनकर पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2010 में राम सिंह मौर्य हत्याकांड में शामिल था। भदोही जिले में पुलिस और हथियारबंद बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। नीलम और झेलम में कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना में अवैध निर्माण के विरोध में स्थानीय निवासियों ने रैली की। कोआला में $2.4 बिलियन की लागत से 1124 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण है। पाकिस्तान और चीन के सरकारों के बीच एक समझौता में हस्ताक्षर हुआ, जिसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का टेंडर कोहाला हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को दिया गया। नेपाल में इस वक्त राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच एनसीपी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में सीमा के पास 6 नई चौकियों में से 2 चौकियों को हटा दिया। नेपाल में सत्ता बचाने के लिए अपनी ही पार्टी के नेता जूझ रहे हैं। एनसीपी की एक स्थानीय समिति को ओली के भविष्य का फैसला करने के लिए एक बैठक आयोजित करनी थी, लेकिन बुधवार तक इसे टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। औरंगाबाद में कोविड-19 के मरीजों की संख्या हर दिन तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की हर रोज धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। मिर्जापुर मंडल में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग झुलस गए हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि एसडीएम घटना की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मिर्जापुर जिले के सदारपुर गांव में खेत में धान पुरोई करते वक्त बिजली गिरने से किसान की एक मौत हो गई। वहीं बसकुलिया गांव में एक महिला की हैंडपंप पर पानी भरते से बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। झांसी में शादी के घर में पारिवारिक विवाद के चलते महिलाओं और पुरुषों के बीच झगड़ा हुआ और ये झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष के पुरुष की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया ये वीडियो। राजस्थान के जोधपुर में एक अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। उम्मेद अस्पताल में 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। हालांकि बच्चों की हालत अभी ठीक है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर बेरोजगारी पर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार से रोजगार सृजन नीति मांग की है। कहा है कि सीएमआई के लॉकडाउन में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अगले 5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों ने रोजगार खोया। रोजगार सृजन नीति बनाकर रोजगार दिया जाए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राजीव गांधी अस्पताल का दौरा किया। आखिर कोविड के पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामलों ने दिल्ली में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन पिछले हफ्ते कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। चीन में ब्यूबोनिका प्लेग नाम की बीमारी ने दस्तक दी है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी तरह लाखों लोगों को मारा था और इसके साथ ही इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार हमला हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को एक बार फिर चाइनीज वायरस कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम बहुत ज्यादा संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया है कि अब नौकरी रिकॉर्ड नंबर में लोगों को मिल रही है। कुवैत में नेशनल एम्बेसी की कानूनी और विधायक समिति के प्रवासी कोटा बिल के मुस्तौदों की मंजूरी दी गई है, जिसमें 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड स्कीम फिर आ रही है। इस स्कीम की शुरुआत 6 जुलाई से हुई है। इसमें 10 जुलाई तक आवेदन किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड स्कीम के तहत सोने की कीमत 4,852 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है, जो बाजार मूल्य से ये काफी सस्ती है। फिलहाल बाजार में सोने की कीमत 48,283 से 49,000 रुपए के बीच चल रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक कर संगठन के बारे में फीडबैक लिया। बैठक के समाप्त होने के बाद मायावती ने यूपी में पार्टी के संगठन को नया रूप दिया। इसके अलावा मंडलों के 2 हिस्सों में बांटकर प्रभारी और जिला स्तर पर भी सेक्टर प्रभारी तैनात किए हैं। तो वहीं कानपुर गोलीकांड को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सामना के संपादकीय में योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। अब उत्तम प्रदेश पुलिस के खून से लथपथ हो गया है। ये पूरे देश के लिए एक झटका है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि दलितों के खिलाफ होने वाले कुल अपराध के 1/3 अपराध यूपी में होते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल 2016 में 2018 तक 21% की बढ़ोतरी आई है। ये सारे आंकड़े यूपी के बढ़ते अपराधों और अपराध के मजबूत होने के शिकंजे की तरफ इशारा करता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू करेगी वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को करेंगे वर्चुअल रैली। वर्चुअल सम्मेलन की जिम्मेदारी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह को दी गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेतिया में आम आदमी की तरह घूमते हुए नजर आए। डीजीपी ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से की बातचीत और मास्क लगाने की सलाह भी दी। धौलपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। गांव की ही एक महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का आरोपी के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। अयोध्या में उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने सरकार पर रोडवेज कर्मियों के साथ विश्वासघात करने का लगाया आरोप। संगठन का मानना है कि सरकार के निर्णय से नियमित और संविदा पर नियुक्त रोडवेज कर्मियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुर्गा व्यवसाय के कर्मचारियों को मारी गोली। कर्मचारियों की हुई मौत। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुर्गे की दुकान पर बैठे कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के गोंडा में एक 20 साल के युवक की दबंगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अज्ञात बदमाशों ने युवक के शव को नदी में फेंक दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र के कोरगी बालू साइट पर आज खनन निदेशक की लखनऊ से गठित टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि नदी में बाढ़ के कारण टीम ने कनहर नदी पुल के ऊपर से ही हुए खनन की जीपीएस से नापजोख की। इसके बाद टीम राजगढ़ गांव स्थित भंडारा स्थल पर रवाना हुई। आजमगढ़ में एक गांव में सगे भाइयों ने जमीनी बंटवारे को लेकर छोटे भाई के बड़े भाई पर फायरिंग कर दी, जिसमें पीड़ित के हाथ में गोली लगी। फिलहाल घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अलीगढ़ में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला क्वार्से इलाके का है, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने घूर के नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया। हालांकि प्रेशर बम की चपेट में आने से 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर आईडी बम और हथियार बरामद किए हैं। झबरेड़ा थाने के तैनात एक महिला कांस्टेबल ने सरकारी आवास की रसोई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका विवाहिता थी। मौत के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है, तो वहीं पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई के अलावा ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से पवई झील पूरी तरह भर गया है और झील का पानी बांध से ओवरफ्लो करने लगा है। वहीं झील का पानी ओवरफ्लो होने से मीठी नदी का जलस्तर अब तक बढ़ गया है। वहीं गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा है, जिसमें बारिश से द्वारका में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है, वहीं कॉलोनियों में भी पानी भरने के चलते गाड़ियां तैरने लगी हैं। भावनगर में समुद्र से तेज करंट के चलते पोर्ट पर 3 नंबर का सिग्नल जल जारी हो गया है, ताकि मछुआरे आगे ना जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।